तो साथियों नमस्कार। जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हमने आपसे भारत के संवैधानिक विकास के भाग 4 पर चर्चा किया था और यह भाग 4 भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1909 पर आधारित था और इन दोनों पर हमने बड़ी ही सरलता से आपको जो है समझाने का प्रयास किया था। आज के इस क्लास में आपको भारत का संवैधानिक विकास भाग 5 पर चर्चा की जाएगी, जो अंतिम भाग है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो है भारत के संवैधानिक विकास की अंतिम रूपरेखा, इस पे आपको देखिए किस तरह से अंग्रेजों ने आपको अंतिम चरण में एक संगठित संविधान का प्रारूप दिया था। तो इस क्लास में आइए चलते हैं। सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास भाग 5। इसके पहले कुछ बातें थी, हम उस पर थोड़ा सा 2-4 मिनट चर्चा कर लें। देखिए कहीं ना कहीं से 1919 के बाद 1920 में महात्मा गांधी का भारत का असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन 1927 और साइमन कमीशन के बाद साइमन का बहिष्कार जब भारतीय नेताओं ने किया तो उसके तुरंत बाद नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में। यद्यपि अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और नेहरू रिपोर्ट के पैरेलल जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रखी। यद्यपि अंग्रेजों ने जिन्ना की बात को भी इनकार दिया था। आगे स्टेप में हुआ क्या भैया कि जो साथियों सबसे जो ऐतिहासिक काम हुआ वो हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में 26 जनवरी। देखिए ये कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी घटना थी भारत के राजनीतिक इतिहास में। देखिए हुआ क्या था कि इसमें कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तिरंगा झंडा फहराया था लाहौर में रावी नदी के तट पे। तो अब कहीं ना कहीं से अंग्रेजों की स्थिति अब जो अंग्रेज अस्थायी रहना चाहते थे, अब उनकी स्थिति डामाडोल होने लगी। तो आगे की कड़ी में आपसे हम चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने छेड़ा, नमक आंदोलन, ये अंग्रेजों की जड़ें हिलने वाली घटनाएं थी जो संवैधानिक विकास से रिलेटेड थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32। देखिए ये तीन गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं से भारत के संविधान की रूपरेखा पर आधारित ये तीनों गोलमेज सम्मेलन थे। और इसी में जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गए। और आपको बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बाकी न कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और न ही तीसरे में। भारत के एकमात्र नेता, दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने लंदन गए थे। और इसके जस्ट बाद यहां आने पर वो दलितों के लिए अधिकार की बात करने लगे। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी और अंबेडकर का पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ 1932 में। कुछ मांगे अंबेडकर जी की महात्मा गांधी को मानना पड़ा, तब जाके कहीं ना कहीं से दोनों बड़े नेताओं में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। और आगे की स्थिति हुई क्या, देखिए ये कहीं ना कहीं से पूना पैक्ट के बाद तब जाके अगला स्टेप अंग्रेजों का आता है, वह आता है भारत का संवैधानिक विकास में अगला जो कदम उठाया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935। देखिए साथियों पूना पैक्ट के बाद ये कहीं ना कहीं 1935 में जो है आता है जो भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत का अंग्रेजों द्वारा पारित अंतिम और सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें कुल 14 भाग, 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद थे। यह जो संवैधानिक विकास की रूपरेखा था, अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना का अभाव था। ध्यान आप नोटिस करेंगे, प्रस्तावना का अभाव था। और इसमें पहली बार जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और जिसमें कुल 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरियां और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया गया। और देखिए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी इसी टाइम में हुआ था और बर्मा को भारत से अलग करने का काम किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। देखिए इसके बाद किया क्या गया कि प्रांतों को जो है स्वायत्तता प्रदान की गई।
प्रांतों को जो है स्वायत्तता प्रदान किया और उन्हें कानून बनाने का भी अधिकार भी प्रांतों को दे दिया गया। देखिए किया क्या गया कि उन्हें विधि बनाने का अधिकार दिया गया और 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों में विधानसभा और विधान परिषद का भी गठन किया गया। आप बताना चाहेंगे जो 11 प्रांत थे जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन किया गया था, तो थे बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास। ये यहाँ पे द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना की गई। आगे आपको मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया अधिनियम 1935 के तहत, और इसमें जो है आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय को भी अलग करने का काम किया गया। आरक्षित विषय में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, धार्मिक, मुद्रा, गवर्नर, और इसका कार्य गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उस पर कानून बनाने का काम करती थी, और जो हस्तांतरित विषय थे उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, इसको भारत मंत्री के हाथों में सौंप दिया गया। देखिए आगे के स्टेप में आपको बताना चाहेंगे कि शक्तियों का विभाजन 1935 के अधिनियम में किया गया। शक्तियों में संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय, और अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। देखिए कहीं ना कहीं से आगे एक स्टेप में आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय का गठन किया गया। दिल्ली में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई, और इसके साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का भी गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। आगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का भी की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। देखिए ये कहीं ना कहीं से ये सारी बातें एक ये जानते बड़ा प्रारूप था, एक बहुत बड़ा संविधान अंग्रेजों ने। देखिए जब आपका देश आजाद हुआ और आपने एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया, उसमें 395 अनुच्छेदों वाली जो संविधान बनाया भारत के विधिवेत्ताओं ने, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव अगर पड़ा था तो पड़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 का। सबसे बड़ा प्रभाव भारत के संविधान पे पड़ा था। आगे के स्टेप में आपसे चर्चा करेंगे अगस्त प्रस्ताव और कृष्ण मिशन। देखिए अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में और कृष्ण मिशन 1942 में। देखिए ये भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए ये दोनों प्रस्ताव लाया गया, यद्यपि इस पर असफलता मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं से आगे हम बताना चाहेंगे अगला स्टेप क्या था। 25 जून से 14 जुलाई के बीच में शिमला में एक सम्मेलन हुआ था जिसे सर्वदलीय सम्मेलन कहा गया, यह भी विफल हो गया। आगे आपको हम बताना चाहेंगे कि इसी स्टेप में अगला जो ऐतिहासिक कदम था वो था क्या, माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया और उसने 3 जून का प्लान रखा, यानी भारत के विभाजन की बात उसने 3 जून में की। यद्यपि प्रारंभ में भारतीय नेताओं ने माउंटबेटन का जो योजना थी उसको अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जिन्ना की हठधर्मिता कह लीजिए या उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, दोनों परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं से एकदम से तोड़ के रख दिया था भारतीय नेताओं को। तब जाके कहीं ना कहीं से विभाजन को स्वीकार किया गया और 3 जून प्लान के आधार पर आगे जो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद में रखा गया और 18 जुलाई 1947 को यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। और इसके तहत 2 अधिराज्यों का गठन किया गया। एक का नाम रखा गया पाकिस्तान, दूसरे का नाम रखा गया भारत। देखिए साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिली। अखंड भारत के से पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, असम का सिलहट जिला और बलूचिस्तान, ये क्षेत्र कहीं न कहीं से किसके हिस्से में चला गया, ये कहीं न कहीं से ये क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। शेष भाग जो है वह किसके हाथ लगा, भारत के हाथ लगा। और इसमें भी लगभग 500 देशी रियासतें थी जिन्हें अंग्रेजों ने छूट प्रदान कर दिया था, कहा आप कहीं भी शामिल हो सकती हैं। तो ये देशी रियासतें प्रारंभ में स्वतंत्र थी, लेकिन बाद में इनको जो है भारत और पाकिस्तान में इनका विलय किया गया। वो इसके लिए भारत के बिस्मार्क की चर्चा आगे की क्लासों में की जाएगी। देखिए माउंटबेटन योजना में जो है किया गया, माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बाद में जब वो यहाँ से गया तो यहाँ सी गोपालाचारी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। साथियों, इसके साथ ही जो है यह एक कहीं ना कहीं से अगला स्टेप आपको बताया जाएगा कि आगे के चरण में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद एक संगठित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा
लोकतांत्रिक संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये छोटी सी क्लास में आपसे जय हिंद, जय भारत।